जय हिंद दोस्तों। व्यू कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 14 देखेंगे, जिसे एडुटेरिया बुक ने बनाया है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? तो नर्मदा घाटी सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य बहती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। यह भ्रंश घाटी में बहती है दोस्तों, जिसे कि हम लोग रिफ्ट वैली कहते हैं। और भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। और यह भारत के पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों। और भ्रंश घाटी का निर्माण देखेंगे दोस्तों, तो टेक्टोनिक प्लेटों के हलचल के कारण से यह घाटी का निर्माण हुआ है ना। अगला प्रश्न है, अटल टनल किस संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि अटल टनल से संबंधित कथन है ना। तो इसमें से दिया हुआ दोस्तों कि इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा यानी कि बीआरओ के द्वारा किया गया है। तो यह बात सही है दोस्तों। और यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, यह भी बात सही है। और यह हिमालय की फिर पंजाल श्रेणी में के मध्य अवस्थित है, यह भी बात सही है दोस्तों। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है ना। और यह जो है सो रोहतांग जो कि हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, और वहां पे बनाया गया है अटल टनल, जिसकी लंबाई देखेंगे हम लोग दोस्तों तो 9.02 किलोमीटर का अटल सुरंग है ना, जिसका कि नाम अटल टनल दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा पर है, भालकुंड भी नर्मदा पर है। सॉरी, भालकुंड नर्मदा पर नहीं अवस्थित है दोस्तों। और दूधधारा नर्मदा पर है, और धुआंधार भी नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात है। और भालकुंड जो है दोस्तों, यह बीना नदी पर अवस्थित है। बीना नदी पर अवस्थित जलप्रपात है ना। यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है दोस्तों, है ना, जो कि राहतगढ़ जलप्रपात इसे कहा जाता है। और यह राहतगढ़ मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अल्नीनो किस महासागर में बनता है? तो अल्नीनो एक गर्म जलधारा है दोस्तों, जो कि प्रशांत महासागर में बनता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सतकोसिया बाघ टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? तो यह उड़ीसा में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, सूची दिया गया है तो उसका कूट का प्रयोग करते हुए नदी और सहायक नदियों को जोड़ना है दोस्तों। तो कृष्णा की सहायक नदी है भीमा, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है दोस्तों तीस्ता, गोदावरी की सहायक नदियों में से एक है इंद्रावती, और यमुना की सहायक नदियों में से एक है चंबल। यह था हमारा ऑप्शन नंबर जी। देखेंगे दोस्तों तो ये नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है दोस्तों? तो मसाई जो जनजाति है वह पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, यह बात सही है दोस्तों। और सेमांग सेमांग जो है हमारा दोस्तों, और सकाई दोनों जो है सो मलेशिया में पाया जाता है। मलेशिया में पाई जाने वाली जनजाति है ना, सेमांग और सकाई। ठीक है। और बद्दू जो है सो दोस्तों, यह अरब मरुस्थल में पाया जाने वाला जनजाति है। अरब मरुस्थल में पाया जाने वाला जनजाति है है ना। अगला प्रश्न है, एक चंद्र दिवस का अवधि क्या होता है दोस्तों? तो एक चंद्र दिवस का अवधि होता है 24 घंटा 52 मिनट। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? तो घास को बकरी खाती है और बकरी को आदमी खा जाता है, यही एक खाद्य श्रृंखला जो कि हमारा सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को फिर से सुमेलित करना है दोस्तों। नीचे दिया गया समुद्री धारा और वह किस महासागर में अवस्थित है? तो अल्गुहास जो कि हिंद महासागर में अवस्थित है दोस्तों। अल्गुहास जो कि हमारा हिंद महासागर में अवस्थित है। और यह गर्म जलधारा है दोस्तों, इसको भी हम लोग याद रखेंगे, गर्म जलधारा है। ठीक है। और अल्नीनो अल्नीनो अभी हम लोग पढ़े दोस्तों, यह प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर में अवस्थित है दोस्तों। प्रशांत महासागर के दक्षिणी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। यह भी गर्म जलधारा है दोस्तों। क्यूरोसियो धारा जो कि हमारा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं क्यूरोसियो उत्तरी प्रशांत महासागर में पाया जाने वाला यह भी गर्म जल धारा है दोस्तों। और बेंगुएला धारा जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पाया जाने वाला जलधारा है, और यह ठंडी जलधारा है दोस्तों, इसको भी हम लोग याद रखेंगे, है ना। यह था हमारा, इसका ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
अधोलिखित सागर में किसमें तट रेखा नहीं है ना। यह जो है सो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है स्वर्गेशो सागर। उत्तरी अटलांटिक में अवस्थित है, उत्तरी अटलांटिक में अवस्थित है स्वर्गेशो सागर, जिसमें से तट रेखा नहीं है दोस्तों, है ना। यह जो है सो सागर स्वर्गेशो सागर वनस्पतियों की बहुलता, स्वर्गेशो वनस्पतियों की बहुलता के कारण इसका नाम स्वर्गेशो सागर पड़ा है। और अगला प्रश्न, किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि अब सादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं और इसी में से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक का चट्टान ये आदि पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य क्षेत्र मुख्य रूप से अवस्थित है कहाँ अवस्थित है दोस्तों। तो यह जानते हैं दोस्तों कि यह हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार है ना, प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। तो ऐसे जो है सो ये हमारा दंडकारण्य पठार हो गया, ठीक है, यह दंडकारण्य पठार है, ठीक है। और इसी यह जो है सो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी अवस्थित है इसमें दोस्तों, आंध्र प्रदेश भी अवस्थित है। यह था हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। दंडकारण्य जो है सो एक ऐतिहासिक क्षेत्र है दोस्तों भारत का, जिसका जिक्र रामायण में भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है दोस्तों। महासागर और सबसे इसमें से गहरे स्थान को टिक करना है। तो प्रशांत महासागर का गहरा स्थान है मेरियाना ट्रेंच, ऑप्शन नंबर 3। और यह सभी महासागरों में से सबसे गहरा ट्रेंच है दोस्तों, जिसकी हम लोग देखेंगे गहराई तो 11,002 किलोमीटर इस गहरा है, 11,002 मीटर, सॉरी दोस्तों 11,022 मीटर दोस्तों, है ना, 11,022 मीटर गहरा है। और यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है। अटलांटिक महासागर जो कि हमारा इसका गहरा स्थान है दोस्तों प्यूर्टो रिको ट्रेंच, है ना। और हिंद महासागर का गहरा स्थान है जावा ट्रेंच। और आर्कटिक महासागर का गहरा स्थान है दोस्तों यूरेशियन बेसिन। यह तो हमारा सही ऑप्शन के आधार पर जाएंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है दोस्तों। तो वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद के समर्थक थे, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। और रामानुजाचार्य जो कि विशिष्टता द्वैतवाद के समर्थक हैं, माधवाचार्य जो कि द्वैतवाद के समर्थक हैं दोस्तों, और शंकराचार्य जो कि अद्वैतवाद के समर्थक हैं। यह था हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि वारन हेस्टिंग थे। वारन हेस्टिंग का कार्यकाल देखेंगे दोस्तों, तो हम लोग 1772 से 85 तक इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है। और हम लोग द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि 1780 से 84 के दौरान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो यह वारन हेस्टिंग उस समय से भारत के गवर्नर जनरल थे, है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। तो ऋग्वेद में क्या दिया गया दोस्तों, प्रार्थना एवं स्तुति। यजुर्वेद में क्या दिया गया है दोस्तों, तो स्रोत एवं कर्म कांड। सामवेद में क्या दिया गया दोस्तों, संगीत का स्रोत बताया गया है। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में बताया गया है दोस्तों। यह था हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दारा सिकोह जो कि शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे दोस्तों, किस सूफी मत से प्रभावित थे। तो वह कादरी संप्रदाय से प्रभावित थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में दोस्तों महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया विरोध के कारण दोस्तों। तो वह थे बलदेव सहाय, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो इसके लेखक हैं गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। बिहार में लोटा विद्रोह जो कि 1800 किस स्थान पर हुआ दोस्तों। तो यह मुजफ्फरपुर में हुआ। और किस स्थान कब हुआ दोस्तों, तो यह 1856 ईस्वी में हुआ था। और इसमें मुजफ्फरपुर के कैदियों के द्वारा यह लोटा विद्रोह जो है सो शुरू कर दिया गया था दोस्तों, जिसके पश्चात यहाँ पित्तल के लोटे के स्थान पे दोस्तों इन्हें मिट्टी के लोटे का इस्तेमाल करने के लिए दिया जाने लगा। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट
जो कि जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी दोस्तों। और यह 1928 में यह रिपोर्ट जो है सो तैयार हुआ, है ना। करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे दोस्तों? तो के एम पनिकर शामिल नहीं थे, बाकी सभी लोग शामिल थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ना कर ना टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था दोस्तों? तो यह हम लोग जानते हैं कि संयुक्त प्रांत में चलाया गया था। सतवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ दोस्तों? यह व्यापार और जल में यात्रा करने के बहुत ही शौकीन शासक रहे थे दोस्तों। वह कौन थे? तो वह यज्ञ श्री सतकर्णी थे। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई? तो मांडले जेल में किया गया था दोस्तों। और यह मांडले जेल बर्मा में अवस्थित है, जिसका कि जो कि अभी वर्तमान में देखा जाए तो म्यांमार है। म्यांमार में हमारा मांडले सेंट्रल जेल अवस्थित है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसे चराई कर लगाया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के बढ़ते हुए क्रम में सजाना है दोस्तों। तो साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब आया था? तो 1930 ईस्वी में साइमन कमीशन का रिपोर्ट आता है। पूना समझौता हम लोग जानते हैं कि 24 सितंबर 1932 ईस्वी को होता है। और सांप्रदायिक पंजाब जो कि 16 अगस्त 1932 ईस्वी को होता है दोस्तों। और दिल्ली समझौता, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं, यह 5 मार्च 1931 ईस्वी को संपन्न होता है। 5 मार्च 1931 ईस्वी, है ना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं में संपूर्ण सीलोन पर विजय प्राप्त की थी किसने? तो राजेंद्र प्रथम ने। यह राज प्रथम के पुत्र थे दोस्तों, राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है ना। पहले स्थान पर यूपी है दोस्तों, दूसरे स्थान पर बिहार है, और तीसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है दोस्तों, और चौथे स्थान पे डॉल्फिन के मामले में असम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उपविजेता कौन बना दोस्तों? यानी कि केरल उपविजेता बना और विदर्भ हमारा विजेता बना दोस्तों। और यह खिताब, विजेता का खिताब तीसरी बार इस बार उसने अपने नाम कर लिया। अगला प्रश्न है, इसमें से दोस्तों देखा जाए तो 2024 में मुंबई जो है सो रणजी ट्रॉफी जीतता है ना। और इसमें से 38 टीम ने हिस्सा लिया था रणजी ट्रॉफी में, लेकिन जीता विदर्भ और हराया केरल को दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन रोटरडैम में होता है, जो कि नीदरलैंड में अवस्थित है दोस्तों। कहाँ पे? तो नीदरलैंड में। अगला प्रश्न है, नवनिर्मित संसद भवन जिसका कि डिजाइन विमल पटेल ने किया दोस्तों, का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया गया? तो 28 मई 2023 को किया गया था मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, है ना। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? तो यह अल्जीरिया बना है, जो कि 9th मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक है। इसकी स्थापना देखेंगे दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक की हम लोग स्थापना देखेंगे तो यह 2014 में इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय संघाई में अवस्थित है, जो कि चीन में है दोस्तों, है ना। और इसका अध्यक्ष हम लोग देखेंगे दोस्तों तो डिल्मा रूसेफ इसके अध्यक्ष हैं। डिल्मा रूसेफ इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कूल चले हम अभियान 2025 स्कूल चले अभियान 2025 जो है सो किससे प्रारंभ किया गया? किसने प्रारंभ किया दोस्तों? तो मध्य प्रदेश ने प्रारंभ किया। यहाँ के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत मनोज कुमार कौन थे दोस्तों जिनका कि निधन हो गया है? तो वह है अभिनेता थे, है ना। अगला प्रश्न, अभिनेता थे, निर्माता थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त अमल साध चीकू का संबंध
किस राज्य से है? तो यह गुजरात से दोस्तों। ये देखा जाए दोस्तों कि चीकू का निर्यात जो है सो निर्यात में 98% भागीदारी गुजरात की रहती है। 98% भागीदारी गुजरात की रहती है। अगला प्रश्न है, 4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि इसका अध्यक्षता बांग्लादेश ने संभाला। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म देखेंगे दोस्तों तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है ना। इसकी स्थापना देखेंगे दोस्तों बिम्स्टेक की, तो इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में होता है दोस्तों। इसका मुख्यालय देखेंगे तो मुख्यालय ढाका में अवस्थित है ना। मुख्यालय ढाका में अवस्थित है दोस्तों। यह 7 देशों का समूह है बिम्स्टेक, है ना। अगला प्रश्न है, नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला दोस्तों? तो नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को 148वां जो सो स्थान मिला। हम लोग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जानते हैं दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85वां है। और वैसे जानेंगे दोस्तों, एआई तैयारी सूचकांक में भारत का स्थान 82वां है। एआई तैयारी सूचकांक में भारत का स्थान 72वां है दोस्तों, 72वां है। और वैसे हम लोग देखेंगे दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक में 116वां स्थान है भारत का। और वैश्विक नवाचार सूचकांक में देखेंगे दोस्तों तो 39वां स्थान है भारत का। ठीक है, तो एक साथ हम लोग कितने सूचकांक के बारे में डिस्कशन कर लिए, तो सभी को आप दिमाग में अपने नोट कर लेंगे। हाल ही में 150वां अंतर संसदीय संघ आईपीयू शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो यह ताशकंद में हुआ, ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ है। आईपीयू का हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे दोस्तों तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन होता है। आईपीयू इंटर पार्लियामेंट्री इंटर पार्लियामेंट्री है ना, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, है ना। आप समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, हो सकता है राइटिंग उतनी अच्छी नहीं हो। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो यह 5 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय समुद्री दिवस। यह 1964 से मनाया जा रहा है दोस्तों, है ना। और इस बार का हमारा थीम था हमारा महासागर हमारा दायित्व हमारा अवसर। 2025 का थीम रहा था हमारा महासागर हमारा अवसर हमारा दायित्व, है ना। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर था। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध किससे है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि यह इसका संबंध लाल बहादुर शास्त्री से है। और इस पुस्तक के लेखक संजीव चोपड़ा है दोस्तों, संजीव चोपड़ा है। तो इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर 2 मेगावाट की नहर के किनारे सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो पटना में विक्रम लॉक नहर के बगल में जो है सो यह स्थापना किया गया है सॉरी दोस्तों, सौर परियोजना का। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना को मिलने वाला नया एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है दोस्तों? तो वह है दोस्तों QRSAM, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में मालदीव के ग्लोबल टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं दोस्तों? तो कैटरीना कैफ को बनाया गया है मालदीव का ग्लोबल टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन की मेजबानी जो है सो कौन सा देश करेगा दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि ब्राजील इसका मेजबानी करेगा, है ना। और यह आयोजन जो है सो रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन होगा। स्थापना देखेंगे दोस्तों तो इसका स्थापना ब्रिक्स का 2009 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल किया गया? तो MS धोनी को शामिल किया गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। संघ लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को हटाया जा सकता है और यह किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो अनुच्छेद
317 के तहत जो सो हटाया जा सकता है। और इसे कौन हटा सकता है दोस्तों? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं दोस्तों? तो उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं, बाकी स्नातक से चुने जाते हैं, शिक्षक और स्थानीय निकायों और पंचायतों के सदस्य भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाउस ऑफ द पीपुल्स को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तो हाउस ऑफ पीपुल्स जिसे कि लोकसभा कहा गया, 1954 में यह नाम दिया गया दोस्तों। इसी में काउंसिल काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे कि राज्यसभा भी नाम दिया गया दोस्तों। काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे कि राज्यसभा का नाम दिया गया, और वह भी 1954 ईस्वी में नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, 1954 में दिया गया दोस्तों। हो सकता है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है दोस्तों? तो यह पंचायत समिति जो है सो ब्लॉक स्तरीय निकाय होती है दोस्तों, और यह ब्लॉक स्तर पर कार्य करता है। ग्राम ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत काम करता है दोस्तों, और जिला स्तर पर जिला कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है, इन निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है दोस्तों? तो आपात उपबंध का जो है सो हम लोग देखेंगे तो आपात उपबंध जो है सो भाग 20 में नहीं दोस्तों, भाग 18 में इसका उल्लेख है। भाग 18 में इसका उल्लेख है दोस्तों, है ना। या तो हमारा यही ऑप्शन असत्य था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया दोस्तों? तो यह 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था दोस्तों 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अधिकृत किया गया, है ना। और अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? तो वित्तीय आपात के लिए कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। और यह जो है सो इसका वित्तीय आपात जब कब लागू किया जाता है? जब आर्थिक संकट देश में उत्पन्न होता है दोस्तों। और इसका संबंध वित्तीय आपात का संबंध अनुच्छेद 360 से है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं दोस्तों? तो यह है अनुच्छेद 170, यह कहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो यह 2004 में अस्तित्व में आया था दोस्तों। बना तो 2003 में है, लेकिन विभाजित होकर के 2004 में एससी अलग हुआ और एसटी अलग हुआ। तो एससी आयोग के बारे में, जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में देखेंगे दोस्तों, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 338 में है एससी आयोग के बारे में। और 338 का अनुच्छेद में जो है सो एसटी आयोग के बारे में दिया गया है ना। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या उत्पन्न होती है दोस्तों, क्योंकि असंगठित क्षेत्र से कोई भी डाटा आ नहीं पाता, जिसके कारण राष्ट्रीय आय गणना में समस्या उत्पन्न होता है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है दोस्तों? तो 1 हेक्टेयर से कम है। बड़ी जोत का देखेंगे दोस्तों तो 10 हेक्टेयर से अधिक जो है सो बड़ी जोत का आकार है ना। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ था? तो केलकर किस समिति के द्वारा लागू किया गया था? राजा चिलैया समिति के द्वारा लागू किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। और यह रिपोर्ट 1993 में इन्होंने प्रस्तुत किया था। राजा चिलैया समिति भारत में सेवा कर की सिफारिश, और लागू कब हुआ? तो 1993 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है दोस्तों। तो 1955 ईस्वी में किस बैंक का जो है सो किया गया था स्थापना? तो हम लोग जानते हैं कि भारत औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और 1964 में किसका स्थापना किया गया था दोस्तों? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। और 1982 ईस्वी में भारत निर्यात और आयात बैंक यानी कि एग्जिम बैंक जिसको बोलते हैं। और 1987 ईस्वी में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का जो सो गठन किया गया था दोस्तों। यह था इसका सही ऑप्शन हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो 1966 से 69 योजना अवकाश की अवधि थी दोस्तों। रोलिंग प्लान
जिससे कि हम लोग अनवरत योजना के भी नाम से जानते हैं दोस्तों, उसका अवधि 1978 से 80 में जो है सो जनता सरकार ने यह लाई थी। अगला अगला प्रश्न है, भारत ने डैश के दौरान राष्ट्रीय आय की उच्चतम वृद्धि दर्ज की थी दोस्तों, तो किस में? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्चतम राष्ट्रीय आय जो है सो वृद्धि दर्ज किया गया था। और यह 1908वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे दोस्तों, तो 1992 से 97 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। अगला प्रश्न है, गिलास में बर्फ गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन वही रहेगा दोस्तों, आयतन या परिवर्तित रहेगा, उसमें कोई भी बढ़ना या घटना संभव नहीं है। NaCl जिसे कि आयनिक बंध के द्वारा जुड़ा होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। इसे वैद्युत संयोजन बंधन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल उस पदार्थ में पाया जाता है जिसमें अम्ल उस पदार्थ में पाया जाता है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, है ना? अम्ल उस पदार्थ में पाया जाता है जिसमें वह पाया जाता है, और इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड सिरका में नहीं पाया जाता दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में पाया जाता है ना? और बाकी सभी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न, वॉशिंग सोडा में कितने जल अणु मौजूद होते हैं? वॉशिंग सोडा में कितने जल अणु मौजूद होते हैं दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। अब आप लोग भी बता सकते हैं कितने अणु मौजूद होते हैं दोस्तों, तो जल के 10 अणु मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैसों का समूह है दोस्तों? तो 18वां समूह हम लोगों का अक्रिय गैसों का समूह है। चांदी पर कोटिंग संक्षारण का एक उदाहरण है। तो चांदी पर जब हम लोग हवा से संपर्क करता है तो अभिक्रिया करके चांदी हमारा काला हो जाता है दोस्तों, है ना? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य मौजूद जेली जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उत्तक क्या होता है दोस्तों? उत्तक के बारे में हम लोग जानते हैं कि वे कोशिकाएं हैं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है ना? दिखने और कार्य करने में समान होती है, यही जो है सो कहलाती है हमारा क्या? यही कहलाती है दोस्तों उत्तक, है ना? अगला प्रश्न है, आहार नाल की सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो सिरोसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है, आहार नाल के बाहरी भाग को। और यदि हम लोग भीतरी के बारे में जानेंगे दोस्तों कि भीतरी भाग को क्या कहते हैं, तो सलेस्मा कहते हैं दोस्तों। आहार नाल के भीतरी भाग को सलेस्मा कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि नहीं है दोस्तों? तो बल हमारा सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है। अगला प्रश्न है, एक कार द्वारा एक कार का पहिया जो सड़क पर चल रहा है उसके संदर्भ में उपयुक्त विकल्प चुने दोस्तों। तो इसमें से स्थैतिक घर्षण होगा, काइनेटिक घर्षण होगा। स्थैतिक घर्षण सबसे ज्यादा होगा, उससे कम थोड़ा सा काइनेटिक घर्षण होगा, और सबसे कम रोलिंग घर्षण होगा दोस्तों। तो घर्षण जो है सो वो वस्तु की गति के विपरीत दिशा में घर्षण लगता है दोस्तों, है ना? यथा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने के कारण है दोस्तों, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार जो है लोहे के भार से कम होता है, इस वजह से लोहा तैर नहीं पाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग दिखता है क्योंकि क्योंकि दोस्तों बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है, इस वजह से वह लाल रंग का आभास होता है। और अत्यधिक दूरी भी लाल रंग तय करता है ना? बड़ी तरंगदैर्घ्य जो है सो अधिक प्रकीर्णित होते हैं, इससे हम लोगों को यही पता चलता है। रिक्त स्थान को जो है सो भरना है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम के अनुसार से दोस्तों कि V बराबर दोस्तों IR होता है ना? V से वोल्ट, तो 18 वोल्ट हमारा दिया हुआ है, और I हमारा यानी कि एम्पियर ज्ञात करना है दोस्तों, और हमारा जो कि क्या बोलते हैं इसको, रेसिस्टेंस 3 ओम दिया हुआ है। तो हमारा कितना गुना करेंगे कि हमारा 18 हो जाए, 3 में से क्या क्या गुना करेंगे, तो 6 एम्पियर जो है सो इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मानव सिर में जो है सो 29 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? 29 हड्डियां होती है मानव सिर में। इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है?
कौन सा वर्गीकरण सही है? तो माथा यानी कि फेस में हम लोग जानते हैं दोस्तों 8 हड्डी होता है, सॉरी, माथा में 8 हड्डी होता है, चेहरा में 14 हड्डी होता है दोस्तों, कान में 6 और कंठस्थी में 1, यानी कि टोटल जो है सो 29 हड्डी हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन कहाँ पे होता है दोस्तों? तो यह फेलोपियन ट्यूब में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। सबसे बड़ा विषाणु कौन है दोस्तों? तो पॉक्स विषाणु जो सो पॉक्स वायरस सबसे बड़ा विषाणु है। और खाद्य पदार्थ के डिब्बे में टीन के साथ लेपित होते हैं और जस्ता के साथ क्यों नहीं दोस्तों? क्योंकि टीन की तुलना में जस्ता जो है सो अधिक क्रियाशील अभिक्रियाशील है ना, इसी के कारण जस्ता का लेप नहीं लगाया जाता है खाद्य पदार्थों के डिब्बे में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है ना? तो वह हार्मोन है दोस्तों मेलाटोनिन हार्मोन। और पीयूष ग्रंथि को ही हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। आकाश का डैश के कारण नीला रंग दिखाई देता है दोस्तों? तो आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है ना? नकटा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो यह महाराष्ट्र से संबंधित है। और यह लावनी नृत्य भी हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो सो होता है और महाराष्ट्र से इसका संबंध है। कंप्यूटर का जनक हम लोग जानते हैं दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस किस वर्ष जो है सो प्रदर्शित हुई दोस्तों? तो यह 1931 में बनी। इसके जो है सो निर्माता आरदेशर ईरानी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ दोस्तों? तो यह कलकत्ता से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। और यह मार्तंड समाचार पत्र था दोस्तों। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र मार्तंड समाचार पत्र था, है ना? इसका प्रकाशन जो है सो देखेंगे दोस्तों तो 1826 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है ना? अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना है दोस्तों? तो 65.46%। पुरुष का देखेंगे दोस्तों तो 82.14% जो है सो पुरुष का साक्षरता दर है ना? और इसमें तो कुल देखेंगे दोस्तों कि भारत की कुल साक्षरता दर तो 74.04% साक्षरता दर भारत का है। अगला प्रश्न है, रमन अनुसंधान केंद्र जिसकी स्थापना पीवी रमन ने की थी और यह कहाँ अवस्थित है? इसका मुख्यालय दोस्तों तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वियरी शब्द का एंटोनिम क्या होगा दोस्तों? तो वियरी का मतलब होता है दोस्तों सुस्त पड़ना, है ना? और रिफ्रेश्ड का इसका मतलब होता है दोस्तों चुस्त दुरुस्त। या तो हमारा एंटोनिम पूछ रहा है यानी कि उल्टा, तो यह रिफ्रेश्ड इसका जस्ट अपोजिट वर्ड हो गया। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर, तो इसमें जानते हैं दोस्तों तो डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2005। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हम लोग जानते हैं दोस्तों पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस यूज करते हैं और हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर यूज करते हैं। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के बारे में भी ज्ञान हम लोग रखेंगे, है ना? एक दो प्रश्न, तीन प्रश्न पूछे जा सकते हैं बिहार दरोगा में। निम्न में से कौन सा समास शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है दोस्तों? तो हम लोग कौन जो है सो प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना? और क्या भी हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम यह दोनों है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब टू फिल द ब्लैंक। द कंपनीज प्रॉफिट्स वेयर लो एंड दे वेयर फोर्स्ड टू डैश द स्टाफ ले ऑफ। इसका सही उत्तर है दोस्तों फोर्स टू ले ऑफ द स्टाफ, है ना? ले ऑफ का मतलब हम लोग देखेंगे दोस्तों तो अस्थायी रूप से छुट्टी देना इसका मतलब होता है ना? अगला प्रश्न है, मैं कलम से लिखता हूँ इस वाक्य में कारण कौन है? तो करण कारक है, मैं कलम से लिखता हूँ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है दोस्तों? तो निराशय जो कि पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। बाकी लहर, नहर और शोभा यह सभी स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न गणित का है दोस्तों जिसे आप खुद हल करेंगे, है ना? इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।